प्रणाम देशवासियों। चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर डेली नॉलेज गिवर पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की तारीख से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे कल एक सवाल पूछा था, एक क्वायरी पूछी थी कि ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ तो इनका ये कर सकते हैं अपन दोस्तों कि करंट अफेयर्स की वीडियोस को बंद करके, या फिर आप जैसा मुझे बोलें कि सर आज इस टॉपिक पर बनाओ, इस टॉपिक पर बनाओ, उस पर मैं वीडियो बनाऊं, या फिर मैं रैंडमली ही जो है कभी WTO पर बना दिया, कभी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर बना दिया, कभी MCQ फॉर्मेट में लेके आ गया क्वेश्चंस, इनके ऊपर बनाओ। रिप्लाई एक बार दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन विच ईयर इंडियाज़ मैन्ड गगनयान मिशन विल बी लॉन्च्ड। हिंदी में रिपीट कर देता हूँ मैं आपके लिए। गगनयान मिशन किस साल बेसिकली लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, गगनयान मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा 2024 के अंदर। ध्यान रखिएगा, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जनरल आम आदमी भी है तो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि देश दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। दोस्तों, पता रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि गगनयान मिशन जो है वो बेसिकली 2024 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। नीचे मैंने इसका आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर रखा है। देखिए दोस्तों, गगनयान इज़ अ मिशन बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन हेयर। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि भाई गगनयान मिशन किसका है, इसरो का है। ठीक है। अब दोस्तों, गगनयान मिशन में होगा क्या, तो दोस्तों 3 फ्लाइट टोटल भेजी जाएगी। 3 फ्लाइट्स विल बी सेंट इनटू द ऑर्बिट। आगे मैंने इसकी इमेज भी लगा रखी है, उसमें मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। 3 फ्लाइट्स विल बी सेंट इनटू द ऑर्बिट। देयर विल बी 2 अनमैन्ड फ्लाइट्स एंड 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। 2 ऐसी फ्लाइट होगी दोस्तों जिसमें कोई नहीं बैठा होगा। एक ऐसी फ्लाइट होगी जिसके अंदर इंसान बैठे होंगे और उसके अंदर 3 जने बैठे होंगे। The Gaganyaan system module called the orbital module will have 3 Indian astronauts including a woman। तो यहाँ से UPSC ट्रैप क्वेश्चन हो सकता है बना दे, हालांकि चांसेस तो बहुत कम है बनाने के। लेकिन मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि जितने भी मेंबर्स हैं गगनयान मिशन के अंदर जो जाएंगे वो सारे के सारे मैन हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन ये बना दे कि जो भी गगनयान मिशन में जाएंगे वो सारी की सारी वुमेन है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। ध्यान रखिएगा, 2 आदमी जाएंगे, एक औरत जाएगी। हालांकि बनाएगा नहीं, लेकिन फिर भी अपने को पता रहना चाहिए। नाउ इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा दोस्तों गगनयान मिशन का। इट विल एनसर्कल द अर्थ एट अ लो अर्थ ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 300-400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ फॉर 5 to 7 days। कुल मिला के 200, 300, 400 किलोमीटर तक ये ऊपर जाएगा गगनयान मिशन। और अर्थ के जो एल्टीट्यूड है, मतलब हाइट है, 5 से 7 दिनों तक उसकी निगरानी रखेगा। अब आपके लिए जो फैक्चुअल डेटा है वो यहाँ से शुरू है दोस्तों। इसकी जो लॉन्चिंग के बारे में बात करूँ अगर मैं गगनयान मिशन का, तो इसको जो लॉन्च किया जाएगा वो किया जाएगा GSLV Mark 3 के द्वारा। GSLV की फुल फॉर्म होती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट GSLV Mark 3, जिसको कि अपन लॉन्च व्हीकल Mark 3 भी कहते हैं, वो दोस्तों इस गगनयान मिशन को लॉन्च करेगा। GSLV Mark 3, also called the LVM Mark 3, the 3-stage heavy lift launch vehicle, will be used to launch the Gaganyaan as it has the necessary payload capability। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया है। मैंने आपको ये बताया कि गगनयान मिशन जो है वो कौन लॉन्च करेगा, फिर मैंने आपको ये बताया इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, फिर मैंने आपको ये बताया कि GSLV Mark 3 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, कौन जाएगा। अब दोस्तों इसकी मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों। इसकी जो टोटल कॉस्ट आई है वो आई है 10,000 करोड़ की।
एंड इंडिया टू बी द फोर्थ नेशन टू लॉन्च अ मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन आफ्टर द यूएस, रशिया एंड चाइना। हो सकता है यहाँ से भी एक ट्रैप क्वेश्चन बन जाए कि इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च दिस। नो, देन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल बी टोटली इनकरेक्ट, राइट, अंडरस्टैंड। सो तब दोस्तों ये स्टेटमेंट एकदम ही गलत हो जाएगा। इंडिया चौथा देश बनेगा, ना कि पहला देश। दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि 5 to 7 डेज़ तक ये रहेगा। GSLV मार्क 3 श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा और यहाँ से लॉन्च होता 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 पूरे अरेबियन सी से जाके और फिर अरेबियन सी गुजरात के अंदर स्प्लैश डाउन हो जाएगा। सो देख सकते हैं श्रीहरिकोटा से लॉन्च होके 5 से 7 दिन तक रुका और यहाँ आके बूम। ऐसे समझना है दोस्तों कॉन्सेप्ट को, ताकि एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट भी रहे और ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना आए। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 36th एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2023? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इंडिया। इंडिया जो है 36th एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2023 की मेज़बानी करेगा। द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर रेजोल्यूशन ऑन विच कंट्री? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सबसे पहली बार रेजोल्यूशन दोस्तों किस देश के लिए, किस देश के ऊपर अडॉप्ट किया है? तो वो है दोस्तों म्यांमार। अब दोस्तों इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि UNSC क्या है। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये इस्टेब्लिश हुई थी दोस्तों UN चार्टर के द्वारा इन 1945। दोस्तों आप सबको पता है कि UN या फिर UNO के कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। उन्हीं प्रिंसिपल ऑर्गन में से ही एक प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अलावा दोस्तों 5 और ऑर्गन्स भी हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड दी सेक्रेटेरिएट। इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो पीस को मेंटेन करना और एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। अब दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है दोस्तों न्यूयॉर्क के अंदर। फिर दोस्तों बात करें इसके मेंबर्स के अंदर, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 5 जो होते हैं बेसिकली वो होते हैं दोस्तों परमानेंट मेंबर्स, और 10 जो होते हैं वो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो होता है 2 सालों का, ठीक है। क्या इंडिया परमानेंट मेंबर है या इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है? सबको पता है इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है, और अभी जो सीट है, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो होस्टिंग है वो बेसिकली इंडिया ही कर रहा है। द 5 परमानेंट मेंबर्स आर USA, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड UK। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। नाउ India for the 8th time has entered the UNSC as a non-permanent member last year and will stay on the council for 2 years. हर साल दोस्तों द जनरल असेंबली इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स आउट ऑफ 10 इन टोटल। ये आपके लिए काम का है नहीं, छोड़ सकते हैं आप इसको। द काउंसिल प्रेसिडेंसी इज़ अ कैपेसिटी दैट रोटेट्स एवरी मंथ अमॉन्ग इट्स 15 मेंबर्स। तो मोटा मोटी बात आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में मैंने आपको बताया। इसके क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो भी मैंने आपको बताए। अब दोस्तों ये आपका UPSC का इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक टॉपिक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके आप कम से कम ये क्लास लेने के बाद जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ UNO की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारे पूरे वर्ल्ड के जितने भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक वे में बात करें, चाहे वो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो आर्म्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड हो, जितने भी है दोस्तों आपको पता रहना चाहिए कि उनकी डेट ऑफ फाउंडेशन क्या है, उनका हेडक्वार्टर क्या है, उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है और रिसेंटली वो क्यों चर्चा में। इतना अगर आप कर लेंगे तो मैं मानता हूँ कि अच्छी तैयारी की श्रेणी में आप आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। हालांकि इस क्वेश्चन का आपका एग्ज़ाम से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक क्वेश्चन लगा दिया क्योंकि UPSC कुछ भी कर सकता है दोस्तों। 1-2 साल पहले की बात है, उसने एक स्पोर्ट्स क्वेश्चन डाला था, तब से मेरा जो विश्वास है UPSC से वो थोड़ा उठ सा गया है,
क्योंकि स्पोर्ट्स क्वेश्चन भी वो डालने लग गए, तो प्रॉबेबली चांसेस हैं कि वो फिल्म को भी ना छोड़ें, फिल्म को भी ले लें। सो दोस्तों, विच इंडियन फिल्म सॉन्ग हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द ऑस्कर अवार्ड? तो ये है RRR का एक वो नातू नातू करके कुछ सॉन्ग है। वर्डिंग्स लिरिक्स मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन हाँ ऐसा ही कुछ सॉन्ग है, नातू नातू या नाचू करके। तो उसको जो है दोस्तों बेसिकली शामिल किया गया है ऑस्कर अवार्ड के अंदर, शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है अपने को। ये देखिए, व्हेन इज़ नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड? सो नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है दोस्तों 22 दिसंबर को। अब आप सब सोच रहे होंगे कि सर ने ये क्वेश्चन क्यों डाला। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि नेशनल मैथमेटिक्स डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि श्रीनिवासन रामानुजन जी के वजह से। और श्रीनिवास रामानुजन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में काउंट होते हैं दोस्तों अपने यूपीएससी के सिलेबस में, क्योंकि अपने यूपीएससी के सिलेबस में इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ करके टॉपिक दे रखा है जीएस का। अभी जब मैं आपसे पर्सन इन न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, जो भी पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ के अंदर है, चर्चा में है, तब मैं आपको अच्छे से बताऊँगा श्रीनिवास रामानुजन जी के बारे में। चलिए, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट स्टील ब्रांड? कल्याणी फॉरेस्टा। सो दोस्तों, इंडिया का सबसे पहला ग्रीन स्टील ब्रांड, इसका नाम है कल्याणी फॉरेस्टा, इसको लॉन्च किया गया है ज्योतिराव आदित्य सिंधिया जी के द्वारा। दोस्तों, ये है पर्सन इन न्यूज़ श्रीनिवास रामानुजन जी। इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के अंदर। इनकी डेथ हुई थी तमिलनाडु के अंदर। In 1903 or 1903, he secured a scholarship to the University of Madras but lost it the following year because he neglected all other subjects in pursuit of mathematics. In 1911, Ramanujan published the first of his papers in the Journal of the Indian Mathematical Society. In 1913, he began a correspondence with the British mathematician Godfrey H. Hardy, which led to a special scholarship, और उसके बाद में ट्रिनिटी कॉलेज भी गए थे कैम्ब्रिज में। 1918 he was elected to the Royal Society of London. Ramanujan was one of the youngest member of British Royal Society and was the first Indian to be elected as a fellow of Trinity College, Cambridge University. So, कितने सारे पॉइंट्स, कितने सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ डिस्कस करी है दोस्तों श्रीनिवास रामानुजन जी से रिलेटेड। दोस्तों, ये है आज की हमारी प्लेस इन न्यूज़, ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये जो पिंक कलर की लाइन है बेसिकली यही है दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास लोकेटेड है। ठीक है। नो, ग्रेट बैरियर रीफ इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ कॉम्प्लेक्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है? कोरल रीफ कहाँ पर लोकेटेड है? पैसिफिक ओशियन में, नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से भी ट्रैप क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट साइड में है कि नॉर्थ वेस्ट साइड में है? कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट साइड में, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज़ द ग्रेट बैरियर रीफ है क्या? सो इट्स द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव एंड स्पेक्टेकुलर कोरल रीफ इकोसिस्टम कंपोज्ड ऑफ ओवर 2900 इंडिविजुअल रीफ्स एंड 900 आइलैंड्स। मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, आई होप कि आप सबको पता होगा कोरल्स क्या होते हैं, पोलिप्स क्या होते हैं। ज्योग्राफी अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी है या कभी गलती से भी निकाल कर देख ली, तो सबसे पहला इजी सा कॉन्सेप्ट यही आता है दोस्तों। द रीफ इज़ लोकेटेड इन द कोरल सी ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इट कैन बी सीन फ्रॉम आउटर स्पेस एंड इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। भाई बेसिकली कोरल रीफ है क्या? तो कोरल्स जो होते हैं, छोटे छोटे जानवर जो होते हैं, पोलिप्स जो होते हैं, उनके द्वारा ही तो बनाया गया एक पर्टिकुलर एरिया है कोरल्स, जो कि 900 आइलैंड्स जितना है। Now this reef structure is composed and built by billions of tiny organisms known as coral polyps. आप अगर मुझे कहेंगे तो मैं इसके ऊपर ही एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ग्रेट बैरियर रीफ के ऊपर।
क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों यूपीएससी का। लेकिन दोस्तों मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, कोरल पॉलिप्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब देखिए दोस्तों, यूपीएससी ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा तो वो प्रीलिम्स में पूछ लेगा। मेंस में वो इनके ये पूछ सकता है कि ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, तो क्या क्या कारण है इनके गायब होने के, प्लस अगर कोई स्कीम्स लॉन्च करी गई इनको बचाने के लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ इनिशिएटिव लिया है तो वो आपको पता रहना चाहिए। प्लस थोड़ी बहुत बायोलॉजी का भी दोस्तों आपको ज्ञान रहना चाहिए। देख लेते हैं दोस्तों एक बार दुनियादारी को एक नज़र के अंदर। नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर पीटी उषा जॉइंस वाइस चेयरमैन पैनल, फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर टू बी ऑन द पैनल इन द हिस्ट्री ऑफ द राज्यसभा। नॉमिनेटेड राज्यसभा की जो सदस्य है पीटी उषा, उन्होंने वाइस चेयरमैन बन चुकी है वो। द फिफ्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वागीर वॉज डिलीवर्ड टू द नेवी बाय मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। सेत्रिचेम संगठन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिए थोड़ा सा। सेट्रिचेम संगठन वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट रोहिणी नैयर प्राइज फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रूरल डेवलपमेंट। सो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो चुकी है क्योंकि आज अपन ने थोड़े से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या मुझे करंट अफेयर्स की क्लास को बंद करके हर दिन एक रैंडम टॉपिक को डिस्कस करूं आपके लिए, या फिर करंट अफेयर्स की क्लास को ही डिस्कस करूं? प्लीज़ इसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन आउट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर मोर सच वीडियोस शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।